नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश महरिया क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, तो आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों जी हाँ, हमारा भारतीय संविधान जो राजस्थान पुलिस सिलेबस के अनुसार हम पूरा पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में भाग ब के अंतर्गत भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति टॉपिक भाग 5 संघ सरकार राष्ट्रपति हम पढ़ रहे थे, और उसी में हम राष्ट्रपति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक है दोस्तों, तो देखो, अब तक हमने राष्ट्रपति के संदर्भ में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक बात की, तो मैं पुनः इन्हें 1 मिनट के अंदर आपको दोहरा देता हूँ। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की जो पदावधि कार्यकाल। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं, और अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पद की शपथ, और अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया, और अनुच्छेद 61 अर्थात कुछ आकस्मिक परिस्थितियों में यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसके संबंध में कुछ प्रावधान, निर्वाचन वगैरह कितने समय में होना चाहिए इत्यादि के बारे में बात हमने की थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं हुए होंगे। तो चलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत के जो राष्ट्रपति हैं हमारे, उनको भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं। मुख्य रूप से हम आज 5 प्रकार की शक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, उन सभी मेरे मित्रों से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो के नोटिफिकेशन की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। साथ ही आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, साथ में लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, आइए आज हम शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां। तो देखो दोस्तों, यहां हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर अभी मैंने आपको बताया, आज हम मुख्य रूप से कितने प्रकार की शक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं। हम इन शक्तियों के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 प्रकार की शक्तियां पढ़ेंगे। 5 प्रकार की कौन कौन सी, जिनको मैं यहां मध्य में लिखने जा रहा हूं। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। इसके बाद में हम बात करेंगे नंबर 2, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। ठीक है दोस्तों, नंबर 3, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। नंबर 4, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। नंबर 5, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो देखो दोस्तों, आपके सामने 5 प्रकार की शक्तियों की आज हम बात करने वाले हैं। मुख्य रूप से सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियां। तो कार्यपालिका शक्तियां कौन सी शक्तियां हैं, कार्यपालिका क्या है। तो अभी देखो, हम भाग 5 के अंतर्गत हमने भाग 5 को 3 भागों में डिवाइड किया था। कार्यपालिका
इसके बाद में हमने व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, 3 भागों में हमने इसे बांटा और इसी में हम कार्यपालिका के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति की बात कर रहे थे। तो भारत के राष्ट्रपति की हम बात यहाँ कर रहे थे, तो जैसे ही हमने भाग 3 को तोड़ा तो आपको पता है, देखो 3 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख भी राष्ट्रपति के संदर्भ में किया गया है। कार्यपालिका की शक्तियाँ, राष्ट्रपति हम कार्यपालिका में पढ़ रहे हैं लेकिन उसे कार्यपालिका की शक्तियाँ प्राप्त हैं। व्यवस्थापिका अर्थात विधायी शक्तियाँ, यानी कि संसद के संबंध में जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, यानी कि जो हम दूसरा टुकड़ा बात किया उसकी। तीसरा हमने कहा न्यायपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायिक जो न्यायपालिका थी हमने 3 टुकड़ों में तोड़ा था। तीसरा टुकड़ा क्या हो गया, यहाँ पर इसके पास न्यायिक शक्तियाँ भी हमारे राष्ट्रपति के पास हैं। तो इसी प्रकार 2 और हैं, सैन्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की शक्तियाँ हो गई। अब इसमें से न्यायिक शक्तियां, यानी कि आपको पता है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति की प्रदान की गई है, तो वो न्यायिक शक्तियों में। अर्थात दूसरा आपका उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श कर सकता है, आर्टिकल 143, तो ये भी आपकी जो है न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आएगा। इसी के साथ सैन्य शक्तियां, यानी कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। अगर युद्ध की जो घोषणा होता है उसकी युद्ध की घोषणा कौन करेगा, युद्ध की समाप्ति की घोषणा कौन करेगा। अगर आपातकाल लगता है तो इसके बाद में फिर क्या होगा, आपातकाल, ठीक है। आपातकाल की घोषणा कौन करेगा, आपातकाल समाप्ति की घोषणा कौन करेगा। ये सब कार्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा संपन्न किए जाते हैं दोस्तों। तो इन सभी पर हम एक एक शक्तियों के ऊपर चर्चा करते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट को आराम से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप बने रहिए मेरे साथ और एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये 5 शक्तियां लिख लीजिए फटाफट से, ताकि मैं इसको मिटा दूं, और आगे फिर हम सबसे पहले बात करेंगे कार्यपालिका शक्तियों की। जल्दी करें दोस्तों। अब देखो दोस्तों, कार्यपालिका शक्तियां, अभी तक हमने इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद पढ़ चुके हैं, जिनके बारे में हम अभी पुनः चर्चा करने वाले हैं एक बार, ताकि इसको आपको अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले यदि मैं यहां बात करूं तो देखो, कार्यपालिका शक्तियों में अनुच्छेद 53, जिसकी सीधी हेडिंग है संघ की कार्यपालिका शक्ति, और इसी अनुच्छेद की धारा प्रथम में बताया गया है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी। पहली बात तो हो गई है। इसी में दूसरी बात की गई है कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार राष्ट्रपति स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।
अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। कर सकता है, करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां आपके सामने दो चीजें निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले तो समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। ठीक है। दूसरी चीज, इन शक्तियों का प्रयोग कौन कौन कर सकता है? एक तो राष्ट्रपति स्वयं कर सकता है और साथ में जो उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं वे भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसके अनुसार करेंगे? संविधान के अनुसार करेंगे दोस्तों। यानी कि संविधान के अनुसार इन शक्तियों का उपयोग भारत के राष्ट्रपति साथ ही अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो आपके सामने ये अनुच्छेद 53 है और अनुच्छेद 53 का पहला पैरा इस बात का उल्लेख करता है। पैरा 2 यानी कि जिसकी हम बात करेंगे, धारा 2 53(2) जिसकी हम बात करेंगे, उसको हम सैन्य शक्तियों के संदर्भ में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको 53(1) के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 77। ठीक है, आर्टिकल 77 इधर लिख लेता हूं। अनुच्छेद 77 क्या कहता है? अनुच्छेद 77 कहता है भारत सरकार के कार्यों का संचालन। भारत सरकार के कार्यों का संचालन। तो सबसे पहली चीज इसका अनुच्छेद 77 की जो धारा 1 है वो क्या कहती है? भारत सरकार के समस्त कार्यों या कार्यवाहियों का संचालन भारत के राष्ट्रपति के नाम से होगा। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 77 पहली बात, अनुच्छेद 77 की हेडिंग है वो ये है, भारत सरकार के कार्यों का संचालन। अर्थात भारत सरकार के जितने भी काम होंगे उनके संचालन के बारे में यहां बताया गया है कि वो किस प्रकार से या किसके नाम से संचालित किए जाएंगे, उनके बारे में नियम विनियम कौन बनाएगा। तो सबसे पहला प्रावधान धारा 177 की यही कहती है कि भारत सरकार के समस्त कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा या राष्ट्रपति के नाम से होगा। आप कहेंगे सर कैसे? देखो, जब भी कोई राष्ट्रपति, मैं कहूं एक्ट बना, अधिनियम बना, अधिनियम कब बनता है? एक्ट कब बनता है? देखो, सबसे पहले कानून निर्माण की प्रक्रिया, यदि आप लोगों ने मेरे जो पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आपको संपूर्ण भारतीय संविधान की श्रृंखला है वहां जाकर आपको अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। मैं एक बार आपको थोड़ा पुनः यहाँ समझा देता हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करना। देखो, सबसे पहले एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है। किसके लिए? कानून निर्माण के लिए। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। देखो, ये मान लो आपको कानून का निर्माण करना है, कानून बनाना है साहब आपको। अब कानून बनाना है, कानून बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले एक प्रस्ताव तैयार करना पड़ेगा, जिसको आप कच्चा चिट्ठा भी कह सकते हैं। ठीक है, एक कच्चा ड्राफ्ट कह सकते हैं, कच्चा कहते हैं, चित्रण कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक कच्चे रूप से आपको एक तैयार करना है, एक प्रस्ताव तैयार करना है मुख्य रूप से कि भाई हमें ये कानून बनाना है, उसके संबंध में ये प्रस्ताव होंगी। इस प्रस्ताव पर फिर क्या होता है कि संसद की कोई कमेटी वगैरह होती है, वो चर्चा करती है। चर्चा करने के बाद में इसको अंतिम रूप दिया जाता है, और अंतिम रूप देते हैं तब ये क्या कहलाता है? विधेयक। और ये विधेयक कब कहलाएगा? जब इसको पूर्ण रूप से हम कहां पेश कर देंगे? संसद में पेश कर देंगे। ठीक है, तो ये संसद में हम विधेयक को हमने क्या किया? संसद में पेश किया। तो विधेयक को हमने संसद में पेश कर दिया। अब संसद में पेश करने के पश्चात, संसद के 2 सदन हैं दोस्तों, आपको पता है, एक तो है राज्यसभा
और दूसरा है लोकसभा। तो यहां से जब ये विधेयक संसद में पेश हुआ, अर्थात राज्यसभा में, मान लो आप सबसे पहले ये विधेयक को हमने पेश कर दिया साहब, राज्यसभा ने इसे पारित करके कहां भेज दिया? लोकसभा के पास। अब लोकसभा ने भी इसे पारित कर दिया। पारित करने के पश्चात भी अभी ये एक विधेयक ही है। क्या है? अभी भी ये एक विधेयक ही भी है। जैसे ही इस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं या भारत के राष्ट्रपति अपनी अनुमति देते हैं, वैसे ही ये क्या हो जाएगा? अधिनियम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अधिनियम हो जाएगा, अर्थात जिसको आप अंग्रेजी में एक्ट कहते हैं दोस्तों। समझ में आया होगा? ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है कानून निर्माण होने का। ये पूरी प्रक्रिया है जो फॉलो की जाती है दोस्तों। अब जिन लोगों को नहीं समझ में आया उनको मैं प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं। देखो, वर्तमान में आपने देखा कि भाई सबसे पहले कैब का विरोध हो रहा था। किसका विरोध हो रहा था? कैब का। फिर आप लोगों ने कुछ दिन बाद देखा सीएए का विरोध होने लग गया। अभी हाल ही में भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? नागरिकता संशोधन विधेयक, कहां रखा? संसद में। तब भी इसका विरोध हो रहा था। फिर जब इसे संसद ने पारित कर दिया और पारित करने के बाद में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, तब यह क्या बन गया? नागरिकता संशोधन अधिनियम। अब इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसलिए आपने देखा होगा एक समुदाय विशेष के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। उनकी अपनी कुछ मांगे थी, उनका अपना कुछ पक्ष था। देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का हक है दोस्तों। ठीक है, तो उनकी भी कुछ मांगे थी, उनके भी कुछ पक्ष थे, वो अपना पक्ष रखना चाह रहे थे, तो इसलिए उन्होंने इसका क्या किया? विरोध किया। तो उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा कि कैब और सीएए क्या है। ठीक है, हालांकि काफी सारे जोक्स वगैरह भी इन पर बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको ये पूरा प्रक्रिया समझ में आई होगी। तब मैं आगे बात करता हूं आर्टिकल 77 जो अपना 3 के बारे में अब हम बात करेंगे। समझ में आ गया? भारत सरकार के कार्यों का संचालन किस प्रकार से जो भारत के राष्ट्रपति के नाम से होता है, क्योंकि जब तक भारत के राष्ट्रपति किसी भी विधेयक या प्रस्ताव पर जो है अपनी अनुमति प्रदान नहीं करते हैं, तब तक वो कानून नहीं बनता है, तब तक वो अधिनियम नहीं बनता है। ठीक है, और इसी प्रकार आप सामान्य रूप से ये भी समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे अभी हमने मान लो रसिया के साथ या अमेरिका के साथ कोई हमने बॉन्ड पत्र पर हस्ताक्षर किया या कुछ भी हमने अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते हमने किया, तो वे सभी भी भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित होते हैं। आपको ज्ञात हो, मैं आपको बता दूं, सभी संधि समझौते भले ही भारत के राष्ट्रपति करें, भले ही भारत का कोई मंत्री करके आए, लेकिन वो जो नाम वहां संबोधित होगा वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में होगा दोस्तों। क्योंकि वहां स्पष्ट, जहां पर हमारे मंत्री महोदय हस्ताक्षर करेंगे, वहां लिखा होगा मैं भारत के प्रतिनिधि के रूप में हस्ताक्षर करता हूं, अर्थात भारत के राष्ट्रपति ने मुझे यह कार्य करने के लिए यहां पर भेजा है साहब। अरे भाई, जैसे मान लो आपके घर में कोई शॉप है, समझना आप, दुकान है, अब दुकान में पापा नहीं है, मालिक तो वही है ना, तो वो कहां गए? किसी काम से बाहर चले गए, तो उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि दुकान पर छोड़ कर गए, अर्थात अपने बेटे को बिठा कर गए। तो पिताजी के कहीं बाहर जाने पर या नहीं होने पर, अनुपस्थिति में उस व्यापार का संचालन कौन करेगा? उनका प्रतिनिधि, उनका बेटा, या जिस भी व्यक्ति को वो वहां पर अपॉइंट करके गए हैं, जिस भी व्यक्ति को उन्होंने वहां पर नियुक्त किया है अपने प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको काफ़ी समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब देखो 77(3) 77(3) यानी कि अनुच्छेद 77 की धारा 3(2) की बात हम अलग से करेंगे, घबराए नहीं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर 2 को कहां ले गए, अभी 3 की बात है। ठीक है, 77(3) क्या कहता है दोस्तों? राष्ट्रपति भारत सरकार के
कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाने हेतु एवं मंत्रियों में उक्त कार्यों का आवंटन उक्त कार्यों के आवंटन के संबंध में नियम बना सकता है। अब देखो दोस्तों, पहली चीज हमने समझ ली, समस्त कार्य भारत सरकार के जो राष्ट्रपति के नाम से संचालित होंगे, बिल्कुल सही है। नंबर 2, जो हमने 77 धारा 3 की बात हम कर रहे हैं, यहां पहला प्रावधान इस बात का उल्लेख करता है, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कि भारत के राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य अधिक सुविधाजनक करने के लिए नियम बना सकते हैं और उन कार्यों का आवंटन मंत्रियों में करने के संबंध में भी नियम बना सकते हैं। और इसके संदर्भ में 1961 में मंत्रियों के कार्य आवंटन नियम बनाए गए हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अर्थात वर्तमान में उन्हीं कार्यों का, उन्हीं जो नियमों का के अनुसरण करते हुए मंत्रियों में कार्यों का आवंटन किया जाता है। उन्हीं नियमों की एक धारा में यह लिखा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री की सलाह से भारत का राष्ट्रपति मंत्रियों में कार्यों का आवंटन करेगा। ठीक है, ओके दोस्तों, तो यहां तक आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूं आप फटाफट से इसको उतार लीजिए, ताकि या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं अगले अनुच्छेद की बात कर सकूं। जल्दी कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं मिटा देता हूं तुरंत प्रभाव से, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे कार्यपालिका शक्तियों में बात करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक पदों पर विराजमान और अन्य पदों पर जो व्यक्ति हैं, उनमें से किस किस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अभी हम उस पर थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। एक एक बिंदु पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे कि नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि किस अनुच्छेद के आधार पर या किस अनुच्छेद में उनकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है। तो उन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा निम्न नियुक्तियां की जाती हैं। ठीक है, अब देखो नंबर 1, सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा सबसे पहले नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री की। देखो हम संवैधानिक अनुच्छेदों के अनुसार चलेंगे, जिससे आपको भी समझने में आसानी रहेगी कौन कहां पर है और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये सबसे पहले की जाती है अनुच्छेद 75(1), यानी कि अनुच्छेद 75 की धारा 1 ये प्रावधान करती है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार आपका इसी अनुच्छेद में यह भी लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। ये भी कहाँ है? ये भी हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 की धारा 1 यही बात कहती है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नंबर 3, अब देखो इसके बाद में जस्ट हमारा आता है महान्यायवादी। अनुच्छेदों के आधार पर हम बात करें तो महान्यायवादी, जिसको आप अगर हम बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो इनकी भी जो नियुक्ति का प्रावधान है वो अनुच्छेद 76 की धारा 1 में है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, आर्टिकल अगर हम बात करें चौथा, तो इसके अंदर देखो पॉइंट नंबर 4 में हम बात करेंगे। अब महान्यायवादी के बाद में क्या आता है? आता है उच्च न्यायालय दोस्तों, सॉरी उच्चतम न्यायालय। आगे क्या आता है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 124(1) में। ठीक है दोस्तों, 124, एक सेकंड दोस्तों, 124(2) है, याद रखना यहां पे 124(2) है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला हम बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के धारा 1 के अनुसार की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके बाद में आपको पता है संवैधानिक पदों के अनुसार हम बात करें तो राज्यपाल आता है, यानी कि राज्यपालों की नियुक्ति। राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति ये की जाती है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अर्थात राज्यपाल, यहां पे अनुच्छेद 155 में यह लिखा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने ये हो गया। अब इसके बाद में हम बात करें इसी के अंतर्गत, तो आपको मैं बता दूं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहां के दोस्तों? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत की जाती है दोस्तों। ठीक है, यहां पे कोई उपधारा नहीं है दोस्तों। अनुच्छेद 155 में अगर आपके दिमाग में आ रहा हो यहां कोई उपधारा, कोई उपधारा नहीं। यहां जरूर उपधारा है, यहां उपधारा 1 है। ठीक है, यहां कोई उपधारा नहीं है। अब इसके बाद में आपने अगर ये लिख लिया हो तो मैं इसे, चलो एक और यहां लिखवा देता हूं, आपको दिख रहा होगा वैसे तो। 8वां पॉइंट एक और लिख लेते हैं हम। देखो इसके बाद में जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक या उपराज्यपाल की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका उल्लेख है 2391 में। अनुच्छेद 239(1) इस बात का प्रावधान करता है। आपको दिख रहा है दोस्तों,
क्योंकि मैं एक और पॉइंट इसी से संबंधित यहां लिखाने वाला हूं नीचे की तरफ, क्योंकि अब जैसे यहां तो ये कर दिया, अब आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां बता दूं। मान लो किसी निकटवर्ती राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती राज्य के राज्यपाल को किसी संघ राज्य क्षेत्र का, थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक किसी निकटवर्ती, यहां एक और चीज लिखना दोस्तों, निकटवर्ती किसी सॉरी उधर लिख लिया अपन ने, ठीक है, ओके। किसी निकटवर्ती राज्य के राज्यपाल को किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त करना, तो ये भी कौन करेगा, ये भी भारत का राष्ट्रपति करेगा। इसके लिए आर्टिकल 239 की धारा 2 का अनुसरण किया गया है, अर्थात अनुच्छेद 239 की धारा 2, 239 की धारा 2 का अनुसरण भारत के राष्ट्रपति के लिए किया गया है। और इसमें साफ साफ बताया गया है कि ऐसी स्थिति में कौन नियुक्ति करेगा, भारत के राष्ट्रपति। अब मैं इसको थोड़ा यहां आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि बात क्या है। देखो दोस्तों, आपको स्पेशली आपको यहां ध्यान रखना है कि जो संघ राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से संबंधित जो अन्य मंत्री हैं, महान्यायवादी है, उच्चतम न्यायालय, सबकी नियुक्ति कर रहा है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये सब राष्ट्रीय स्तर पर इनकी नियुक्ति कर रहा है। लेकिन राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कर रहा है, इसके साथ में ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा है। तो वहां आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती, और आपके सामने वहां उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जरूर होंगे, ठीक है, इन्हीं की नियुक्ति नहीं की जाती। क्योंकि राज्य में ये सारे काम, राज्य में जैसे वहां प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री होगा तो उसकी कौन करेगा, राष्ट्रपति की जगह वहां राज्यपाल आ जाएगा। राज्यपाल द्वारा नियुक्तियां तो राज्यपाल मुख्यमंत्री करेगा, अन्य मंत्रियों करेगा, वहां महाधिवक्ता होता है उसकी करेगा, और साथ में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आपको यहां ध्यान रखना है कि ये जो आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। या निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? नंबर 1 मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री, और तीसरा आपका जो होगा राज्य का महाधिवक्ता, और चौथा होगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। तब भी यही आंसर होगा कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयास करना, नहीं समझ में आया हो तो पुनः एक बार आप इसको रिवाइज करके सुनना जरूर, क्योंकि सवाल इसी प्रकार के बनते हैं। और जब सवाल बनते हैं दोस्तों, तो जो एग्जाम देकर आता है उसे पता है कि वहां उसका आंसर देने में कितने पसीने उसको आते हैं। आते हुए सवाल भी गलत हो जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि प्रत्येक विद्यार्थी जब एग्जाम देने जाए तो वो इतना कॉन्फिडेंट हो, उसके सवाल की जो क्वेश्चन का सभी दृष्टिकोण है, जो सभी डायमेंशन से, सभी प्रत्येक उसको एक एक उसका पैरा पता हो कि भाई मुझे ये सवाल यहां से गलत नहीं होने वाला। हम पढ़ के जाते हैं लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, हमें क्लियरिफिकेशन रखना है, क्योंकि यदि हमारे पास क्लियरिफिकेशन है तो सवाल गलत होने का चांस ही नहीं है। और यदि हम खुद ही डाउट में हैं तो सवाल तो वैसे ही हमें डाउट में डालने के लिए बनाया जाता है एग्जामिनर द्वारा। भाई परीक्षा आपको सेलेक्ट करने के लिए थोड़ी ना ली जाती है, एग्जाम तो आपको बाहर निकालने के लिए लिया जाता है। सेलेक्ट ही करना होता तो स्टेट गवर्नमेंट सीधा वैकेंसी निकालती कि इस साल इतने लोगों ने बीएड कर ली, सबको मास्टर बना दो, बात खत्म। समझ गए? ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर इसी प्रकार आपके राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति होगी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गई। देखो, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक उपराज्यपाल की नियुक्ति, यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। देखो, हमारे यहां संघ शासित प्रदेश कितने हैं? वर्तमान में 8 हैं, और उन 8 में कहीं तो उपराज्यपाल है और कहीं प्रशासक है। जैसे आप बात करेंगे, आपको जब ज्ञात होगा, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल है, लद्दाख में उपराज्यपाल है, दिल्ली में उपराज्यपाल है, पुदुचेरी में उपराज्यपाल है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी उपराज्यपाल है। इन सभी उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है।
तो आपसे सीधा वो पूछ लेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसी प्रकार अब मैंने आपको 4 नाम गिना दिए, तो अब इन 4 के अतिरिक्त प्रशासक की नियुक्ति कहां होगी? सॉरी, 5 नाम मैंने गिना दिए आपको। 5 जगह क्या होती है? उपराज्यपाल की, और 3 जगह किसकी होगी? प्रशासक की। देखो अनुच्छेद 239 में साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य जो राष्ट्रपति चाहे उसे उस नाम से संबोधित कर सकता है। उसे प्रशासक कह सकता है, उसे उपराज्यपाल कह सकता है, या उसे अन्य किसी नाम से भी पुकारा जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन दोनों होते समान ही हैं। लेकिन इसके बाद में प्रशासक कहाँ कहाँ पर है? अब आप बात करें प्रशासक, तो देखो 3 बच गए। 3 कौन कौन से बच गए? एक तो आपका चंडीगढ़ बच गया। ठीक है, नंबर दूसरा दादर नगर हवेली और दमन और दीव, जिसका हाल ही में पुनर्गठन किया गया। इसके बाद में तीसरा लक्षद्वीप। 3 आपके जो संघ शासित प्रदेश हैं, यहां पर प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। लेकिन आपका जो पैरा 2 या आपका 39(2) जो कह रहा, वो किस संघ शासित प्रदेश से संबंधित है? आपसे सवाल, अगर कोई अच्छा एग्जाम जैसे होगा, अच्छा स्टैंडर्ड का एग्जाम होगा ना, उसमें ये सवाल पूछा जाएगा, और ऐसा पूछे जाते हैं सीधा। किसी निकटवर्ती राज्य के राज्यपाल को किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। यह कथन किस संघ शासित प्रदेश के संदर्भ में सही है? तो अब आपको वहां याद रखना दोस्तों, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो आपके पंजाब के राज्यपाल होते हैं, वही चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में भी कार्य करते हैं। जी हां दोस्तों, यह काफी महत्वपूर्ण तथ्य है, इसीलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा था। ठीक है, क्लियरिफिकेशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट से इसको उतार लो ताकि मैं जो है इसको मिटा दूं। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, जल्दी करो। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मैं इसे मिटा देता हूं दोस्तों। अरे इसको मिटा दिया, कोई बात नहीं। अब देखो दोस्तों, आगे और किस किस की नियुक्ति की जाती है? देखो दोस्तों, अभी तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा बहुत सारी नियुक्तियां की जाती हैं, लेकिन मैं आपको मुख्य रूप से जो संविधान के अंतर्गत जिनका वर्णन है, उनकी ही बात मैं अभी आपके सामने कर रहा हूं। क्योंकि हमारे जो सिलेबस में अधिकतर आपसे यही पूछा जाता है कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था हमारे सिलेबस का हेडिंग है। अर्थात भारतीय संविधान में यदि किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, और राष्ट्रपति भी हमारे टॉपिक में है, तो ऐसी परिस्थितियों में सवाल बनना स्वाभाविक है। तो हमें यहाँ से क्लियर कर लेना चाहिए कि हमारे किस किस प्रकार के सवाल बनते हैं। अब देखो दोस्तों, इसके आगे अभी हम संघराज्य क्षेत्र की बात कर रहे थे, पॉइंट नंबर 9 हो गया था, तो अभी आपको जो है पॉइंट नंबर 10 लिखना है, और इसमें लिखना है संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जी हां दोस्तों, यहां सबसे गौर से ध्यान देने वाली बात है, आपके सामने अनेकों बार एग्जाम में सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें यह सवाल आता ही आता है, पक्का आएगा, डेफिनेटली 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि केजरीवाल हमेशा चर्चा में रहते हैं, आपको पता है, भले कोविड-19 हो, केंद्र सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, कुछ नहीं है, तो वो अपने आप ही चर्चा में रहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा।
इसलिए यहां से सवाल बनना स्वाभाविक है। कोविड-19 के कारण संघ राज्य क्षेत्र अभी काफ़ी चर्चा में है, राज्यों के साथ साथ वो भी हैं, राज्य भी हैं, ऐसी बात नहीं है। महाराष्ट्र सबसे अधिक चर्चा में है, दिल्ली फिर सबसे अधिक चर्चा में है, क्योंकि जो संघ शासित प्रदेश राज्य के बाद में सबसे जहां कोरोना के संक्रमण है वो कहाँ है, दिल्ली है। सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जहां पर कोरोना के सबसे अधिक मामले हैं वो कौन सा है, दिल्ली है, इसलिए वो सबसे अधिक चर्चा में है। ठीक है दोस्तों, तो यहां समझना संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री हैं और साथ ही जो मंत्री हैं उन सभी की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इसी बात का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के, मैं बात करूं अनुच्छेद 239 कै अच्छे से लिखता हूं थोड़ा और साफ आपको दिखे, कै साथ में है दोनों, और इसकी धारा 5 है। अब यदि बात तो 239 कै 5 में किया गया है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, याद रखना कई बार एग्जामिनर आपसे इस प्रकार से भी दे सकता है। तो मैंने आपको बताया था यदि आपको हिंदी में दिया हो तो आप अल्फ़ाबेटिकली भी जमा लें, कैपिटल ABCD में आएगा, याद रखना स्मॉल ABCD में नहीं आएगा। जब भी किसी भी आर्टिकल के साथ, मान लो मैं बात करूं आर्टिकल 51, इसके साथ मैंने कै लिखा तो इसका अर्थ है यहां पर 51 कैपिटल A आएगा, ना कि स्मॉल ए। स्मॉल ए सदैव इसके आगे की तरफ प्रयोग में लिया जाएगा। मान लो जैसे मैंने अनुच्छेद 51 लिख दिया और अनुच्छेद 51 के अंदर भी मैं बात कर रहा हूं एक, तो इसके अंदर ई आ सकता है, स्मॉल ए इधर कभी भी नहीं आएगा दोस्तों, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना आप, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा कंफ्यूजन वाला सवाल वो डाल देता है और बच्चा हमेशा कंफ्यूज हो जाता है, स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ, हम तो पढ़ कर गए थे 39 कै और एग्जाम में आ गया क्या। तो ये बारीकियां हैं दोस्तों, और इन्हीं बारीकियों पे तो हमें काम करना है। पढ़ता प्रत्येक विद्यार्थी है, कौन नहीं पढ़ता, आपने संविधान पहले भी पढ़ा है, लेकिन क्या कभी आपने अपनी कमियों पर ध्यान दिया? क्या आपने पहले कभी इन कमियों को देखा कि भाई मेरे एग्जाम में कौन सी गलती करके आ रहा हूं, मुझे ये सवाल क्यों नहीं आया? आपने उस पर कभी गौर ही नहीं किया। इस बार देखना आपका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि आप अपनी कमियों को दूर कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हमारे, जैसे मैं बात करूं दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दिल्ली के जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी जो मैं आपको बता दूं भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और जैसे अभी हम बात करें जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री होंगे आने वाले समय में, उनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जम्मू कश्मीर के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। वो आपसे पूछ लेगा जम्मू कश्मीर की नियुक्ति करता है जम्मू कश्मीर का राज्यपाल, जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी चर्चा में है, आपको पता है, उसे यूटी यूनियन टेरिटरी बनाया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ यदि हम बात करें, आपका पुडुचेरी एक विधानसभा क्षेत्र है, पुडुचेरी एक संघ शासित प्रदेश है, वहां पर भी विधानसभा का गठन किया गया है। ठीक है, तो वहां पर भी कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। आपको यहां पे 3 चीजें हमेशा याद रखनी है। यहां पे सबसे पहली चीज तो आप ये याद रख लो कि जहां पर विधानसभा है वहीं पर मुख्यमंत्री होगा। बेसिक सी बात है, बिना विधानसभा के मुख्यमंत्री का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे राजस्थान में वर्तमान में जो सियासी संकट चल रहा है वो किस बात पर चल रहा है कि विधानसभा में बहुमत साबित होगा या नहीं होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जो है बहुमत साबित कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यानी कि अभी वर्तमान में सचिन पायलट, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जो थे सचिन पायलट जी, उनके बीच में और माननीय हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, दोनों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसी परिस्थितियों में संशय किस पर था कि विधानसभा में बहुमत चाहिए साहब, और विधानसभा में जिसे बहुमत होगा वही तो क्या बनेगा? मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये चीज हमें याद रखनी है, जहां विधानसभा है वहां मुख्यमंत्री होगा, और जहां मुख्यमंत्री होंगे वहां अन्य मंत्री भी होंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक और बता दूं, जहां जहां विधानसभाएं हैं वहां वहां पे आपको उपराज्यपाल भी मिलेगा अनिवार्य रूप से। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल है, दिल्ली में उपराज्यपाल है, पुदुचेरी में उपराज्यपाल है। इसी के साथ साथ एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां पर अभी आपके उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उपराज्यपाल इसकी नियुक्ति इसलिए की गई है क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, सॉरी, इसी के साथ आपका जो है लद्दाख भी है, 2 हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कौन सा है? लद्दाख, 2 हैं। ये दोनों में क्यों है दोस्तों? देखो दोस्तों, ये मुख्य रूप से अगर मैं आपको बताऊं, लद्दाख और
अंडमान सैन्य सामरिक महत्व से हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँ और बताना चाहूँ तो यहाँ पर हमारे देखो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, और लद्दाख में आपने देखा होगा वर्तमान में किस प्रकार का तनाव हमारे और चीन के बीच में चल रहा है। ठीक है, हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, हमारा सामरिक महत्व है, हमारा सैन्य महत्व है, अर्थात हम सैन्य साजो सामान का अधिक से अधिक उपयोग यहां पर करते हैं। इसी प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आइसलैंड है उस पर भी आपको नेवी का बेस है, एयरफोर्स का बेस है, आर्मी का बेस है, तीनों के बेस यहां पर अवेलेबल हैं दोस्तों। अर्थात यदि भारत की मुख्य भूमि पर कहीं से हमला होता है तो हमारे पास एक आइलैंड ऐसा है जहां पे हमारा नेवल बेस भी है, एयरफोर्स बेस भी है, आर्मी बेस भी, हम यहां से भी उस पर हमला कर सकते हैं अन्य कंट्री पर। इसलिए इसका सामरिक महत्व अधिक है, इसलिए यह पोस्ट जो है उपराज्यपाल के नाम से संबोधित की जाती है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, क्लेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। तो अब इस हिसाब से आपको पता है जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, दिल्ली में विधानसभा है, और साथ ही पुडुचेरी में, यानी कि तीनों जगह मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। देखो दोस्तों, उम्मीद करता हूं, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ समझना भी जरूरी है दोस्तों। एग्जाम में रट्टा मारना ही काफी नहीं होता है, क्योंकि रट्टा मारने से आप कुछ सवाल सही कर सकते हैं, सारे सवाल सही नहीं कर पाएंगे दोस्तों। सभी सवाल सही करने के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब देखो दोस्तों, इसके आगे हम बात करें पॉइंट नंबर 11, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति ठीक है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 316 1 में। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको बता दूं, संघ लोक सेवा आयोग के साथ एक और होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ऐसा कहाँ है? अनुच्छेद 316 1 में ही यहां पे भी ये बात कही गई है। अब मैं इन दोनों को आपको समझा देता हूं। संघ लोक सेवा आयोग अर्थात जिसे आप यूपीएससी कहते हैं, आपने सुना होगा साहब, यूपीएससी हमारा जो आईएएस के एग्जाम्स करवाता है। ठीक है, प्रशासनिक प्रीलिम्स जिसे एग्जाम आप कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो सभी एग्जाम्स होते हैं अधिकतर वो हमारे यूपीएससी के द्वारा किए जाते हैं, और जो थर्ड लेवल के और जो जैसे हम बात करें सी ग्रुप के, डी ग्रुप के जो एग्जाम है वो एसएससी के द्वारा कंडक्ट होते हैं। तो हम यहाँ बात करें संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है, अर्थात जिसको हम प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, और जो उसके मेंबर्स होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अर्थात उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 316 1 के अंतर्गत की जाती है। यही हम बात करें संयुक्त लोक सेवा आयोग। जिन बच्चों ने पहली बार नाम सुना है उनके दिमाग में एक सवाल पनप रहा होगा, सर ये संयुक्त लोक सेवा आयोग है क्या? व्हाट वाज दैट? देखो दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं आपके सामने, तो संयुक्त लोक सेवा आयोग जो है, यदि मैं आपको सामान्य भाषा में समझाऊं, यदि दो राज्य मिलकर एक लोक सेवा आयोग का गठन करते हैं, जैसे हमारे यहां राजस्थान में क्या है? आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसी प्रकार यदि कल को राजस्थान चाहे तो राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर एक नया लोक सेवा आयोग का गठन कर सकता है। अर्थात दोनों राज्य मिलकर एक ही लोक सेवा आयोग का, जब दो राज्य या दो से अधिक राज्य मिलकर एक ही लोक सेवा आयोग का गठन करते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है, जॉइंट पब्लिक जो है सर्विस कमीशन। तो यहां हम बात करें तो इस प्रकार से एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन होता है। देखो दोस्तों, याद रखना, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यानी कि जब तक अगर प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग लोक सेवा आयोग होगा तब तक तो वो राज्य के क्षेत्राधिकार में होगा, लेकिन जैसे ही
जैसे ही दो राज्य मिलकर एक लोक सेवा आयोग बनाएंगे तो उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसका कारण है दोस्तों, देखो मैं आपको बता दूं, फिर दोनों राज्यों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एक राज्य तो कहेगा मेरा अध्यक्ष होगा, दूसरा राज्य कहेगा मेरा अध्यक्ष होगा, तो ऐसी परिस्थितियों में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इसका समाधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316(1) में कर दिया कि यदि ज्वाइंट कहीं पे आपका जो है पब्लिक सर्विस कमीशन होगा तो वहां पर राष्ट्रपति द्वारा उसके जो प्रेसिडेंट हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं और उसके जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति की जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। यहां तक आपका अगर कंप्लीट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं अगले टॉपिक पर बात करता हूं। यहां हम एक और बात कर लेते हैं। 13 जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त। अन्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है दोस्तों। तो इनकी नियुक्ति का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 324 की धारा 2 के अंदर, अनुच्छेद 324 की धारा 2 के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। फटाफट से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे उतार लीजिए दोस्तों, क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं काफी महत्वपूर्ण। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या मिटा दिया होगा। तो मैं इसे पुनः मिटा देता हूं, क्योंकि अब हम जो बात करने वाले हैं हो सकता है वो आपने पढ़ी हो, और मुझे जहां तक उम्मीद है 90% विद्यार्थियों ने अभी तक ये बात नहीं पढ़ी है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है ये चीज, क्योंकि अब मैं कुछ जो राष्ट्रीय स्तर के आयोग हैं उनकी बात करने वाला हूं। और सबसे पहले वो जिनके बारे में या तो आपने सुना होगा, जानकारी नहीं होगी, और यदि सुना है तो आपको पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं होगा, ठीक है। तो अभी तक हम लगभग जो है 13 पॉइंट्स की बात कर चुके थे। अब हम पॉइंट नंबर 14 की बात करेंगे। सबसे पहले अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग। अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। तो अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष एवं 3 सदस्यों की नियुक्ति, 3 सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 338 की धारा 3 में किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार आपका एक और आयोग है जिसे हम अनुसूचित जनजाति आयोग कहते हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग। यदि मैं बात करूं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व 3 सदस्य,
ठीक है। अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग जिसको हम कहेंगे, अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 338 का क। अर्थात अगर आपको जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ मिले तो यहाँ क्या मिलेगा दोस्तों? याद रखना ए। ठीक है, इसकी धारा 3, इसकी धारा 3। ठीक है, इसी प्रकार ये हिंदी में लिखा हुआ मिले तो ऊपर वाला, और नीचे वाला अगर इंग्लिश में लिखा हुआ मिले तो नीचे वाला। इसका थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, बात एक ही है। क्योंकि हमने हमारा मूल संविधान इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया तो इस प्रकार किया, और इंग्लिश में है तो ऐसा है, एज इट इज है। इसी प्रकार दोस्तों अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 भी बात करता है अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। देखो ये सारे राष्ट्रीय स्तर के आयोगों की बात हो रही है। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग यहां लिख के देता हूं मैं, आप तो नहीं है तो अन्यथा गड़बड़ कर देंगे फिर। अन्य पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व 3 सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, कौन करेगा? ये भी आपके भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ऐसा कहाँ है? अनुच्छेद 338 का ख और इसकी धारा 3। उपधारा कौन सी होगी? 3। इसी प्रकार अनुच्छेद, अगर आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे 338 तो यहाँ कैपिटल भी आएगा और इसकी धारा 3 आएगी दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये काफ़ी समझ में आया होगा। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, बात क्या है एक्चुअल में, इसके अंदर क्या कहा गया है। देखो यहां से जो आपके सवाल बनते हैं, सबसे पहला तो आपसे वो पूछ लेगा अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उपाध्यक्ष की कौन करता है? राष्ट्रपति। सदस्यों की कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति का राष्ट्रीय आयोग हो तो उसके तीनों की कौन, इन सब की कौन करेगा? राष्ट्रपति। इनकी भी राष्ट्रपति, इनकी भी राष्ट्रपति। ये बात आपको समझ में आ गई है। कौन कौन से अनुच्छेद में कौन कौन सी नियुक्ति, कौन कौन से अनुच्छेद में किस किस आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब यहां से अगला जो सवाल बनता है, देखो दोस्तों, मैंने यहां पे आपको इतना डिटेल में इसलिए लिखाया है क्योंकि कई बार एग्जामिनर सीधा सा सवाल पूछ लेता है, सीधा सा, जैसा आपके सामने नजर आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन, अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय जाति आयोग का एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक उपाध्यक्ष होगा, ये भी ठीक है, 3 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य। आपको ये याद रखना है, जितने भी यहां पर आयोग हैं उन सभी में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य। यानी कि इनकी जो सदस्य संरचना है वो सब एक जैसी है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। टोटल कितने हो गए? 5। ठीक है, अब अंतिम लाइन होगी, अनुसूचित जनजाति में कुल सदस्यों की संख्या 5 है। वैसे सदस्य 3 ही है, लेकिन उसने क्या कह दिया? अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। तो इस प्रकार से सवाल आता है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपसे इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको वहां थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा गलत होगा तो आपको ऑप्शन आपके सामने होंगे। तो इस प्रकार से आपके सारे सवाल हैं, आप इनको थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे से, एक बार और रिवीजन करिएगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं 2 पॉइंट और हैं जो मैं आपको लिखा देता हूँ फटाफट। अगर आपने इसको लिख लिया हो तो मिटा दो, अन्यथा मैं आपको यहीं लिखवा दूँ, साइड में लिखवाने के लिए जगह तो नहीं है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ताकि मैं इसको मिटा दूं जल्दी से। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अभी तो बहुत सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, लेकिन इतना हमारे पास समय नहीं है कि हम उन सभी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर सकें। लेकिन संवैधानिक पदों पर लगभग जितनी नियुक्तियां होती थी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा भी और भी आयोग हैं, जैसे राजभाषा आयोग है, हम बात करें वित्त आयोग है,
उन सभी के जो अध्यक्ष सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। वो भी संवैधानिक आयोग ही हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब हम जो बात करने वाले हैं वो मैं उसको शॉर्ट रूप में आपको समझाना चाहता हूं, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, अभी तक हमने जितने पॉइंट्स पढ़े, हमने 16 पॉइंट्स पढ़ लिए। अब हम पॉइंट नंबर 17 पढ़ेंगे। मैं एक ही लाइन लिखूंगा जिससे आपको सारा समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के सभी आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। किसके द्वारा ही की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अब एक बात समझ लें, जहां राष्ट्रीय लिखा हो मतलब उन सबके जितने या तो अध्यक्ष हो या सदस्य हो या उपाध्यक्ष हो, सबकी नियुक्ति कौन करेगा? सबकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। दोस्तों, आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब हम बात करें 18 पॉइंट नंबर 18। मैंने आपको शायद पहले भी बताया है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, यहां मैंने स्पेशली, लेकिन यहां मैं आपको वापस बता दूं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों की नियुक्ति भी कौन करता है? जो हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालयों के कुलपति, जितने भी हमारे जो हैं कुलपति होते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहां से जितने भी आपके सवाल बनते हैं लगभग आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। हमारे यहां पर राजस्थान में एकमात्र जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में स्थित है, ठीक है, और उसकी जो नियुक्ति उसके जो कुलपति हैं उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखो दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन बाकी आयोग हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे सिलेबस में है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, हम उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हम इनके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो आज का हमारा सेशन संपन्न करते हैं दोस्तों यहीं पर, क्योंकि काफ़ी लंबा हमारा जो वीडियो हो जाएगा, 1 घंटे से ज़्यादा का, ठीक है। हमारा डेली एवरेज ये रहता है कि 1 घंटा या उससे कम की क्लास रखी जाए, ठीक है। तो पुनः एक बार मैं आप सभी का जो है तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप अपने कंसेप्ट क्लियर करके एग्जाम में जाइए, जिससे अधिक से अधिक लोगों का सिलेक्शन हो सके। यही मेरा उद्देश्य है, ऑनलाइन एजुकेशन का पर्पज़ है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे वीडियोस पर कमेंट करें, ठीक है। और अधिक से अधिक लोगों तक आप इसका प्रचार प्रसार करें, अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। जो लोग ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से कोर्स परचेस नहीं कर सकते, उनको फ्री ऑफ एजुकेशन के माध्यम से आप ये पहुंचाइए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।